तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम रिलेशन एंड फंक्शंस रिवाइज करने वाले हैं। रिलेशन एंड फंक्शंस को पूरा का पूरा कंप्लीटली आज मैं रिवाइज आपको करवा दूंगा, एक एक टॉपिक एकदम डिटेल में समझाऊंगा। तो आपको करना क्या है, आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है, एक एक चीज सीखते जाना है और नोट्स बनाते जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हमें जो सीखनी है दैट इज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है? मान लिया जाए अगर कोई आपको बोले कि एक सेट है ए नाम का और दूसरा सेट है बी नाम का, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या क्या रिलेशंस बन सकते हैं, उसको जब मैं एक ही बड़े सेट में लिख दूंगा वो कहलाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है? जितने भी रिलेशंस किसी दो सेट्स के बीच में बन सकते हैं उन सभी के सभी रिलेशंस को एक ही सेट में लिख देने को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया जाए ए नाम का मेरे पास में एक सेट है, यह है 1 2 3, ठीक है, और बी नाम का मेरे पास में एक सेट है, मान लिया जाए ये सेट है मेरे पास 1 4 एंड 9। अगर हमें किसी ने बोला कि इन दोनों के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखकर दिखाओ, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? ए क्रॉस बी के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा 1 विल बी रिलेटेड टू 1, फिर 1 रिलेटेड होगा 4 के साथ, फिर 1 रिलेटेड होगा 9 के साथ, ठीक है जी। 2 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 4, 2 रिलेटेड टू 9, 3 रिलेटेड टू 1, 3 रिलेटेड टू 4, 3 रिलेटेड टू 9, ठीक है जी। तो बेटा इन दोनों सेट्स के बीच में जितने पॉसिबल रिलेशंस है ना, वो सारे के सारे रिलेशंस को कैरी करने वाला एक ही सेट कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो मैं कुछ ही शब्दों में इसको डिफाइन कर सकता हूं। एक ऐसा सेट जिसमें ऑल पॉसिबल रिलेशंस आ रहे हों, ठीक है ना। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशंस इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। इट इज वेरी क्लियर। ओके, अब आप सबके दिमाग में एक चीज आ रही है कि सर क्या मैं ए को ही हमेशा बी से रिलेट करूंगा? क्या अगर मैं बी क्रॉस ए लिख दूं तो वो ए क्रॉस बी के बराबर नहीं होगा? आंसर इज नो, ठीक है। ये सवाल है जो बहुत बारी आपके पेपर में आ चुका है, क्योंकि बेटा जब मैं बी क्रॉस ए इसका लिखूंगा ना तो होगा क्या, उस समय में 1 को 1 से, 1 को 2 से एंड 1 को 3 से, मतलब इसके एलिमेंट्स को इसके साथ में रिलेट कर रहा हूंगा, ठीक है ना। मतलब 1 1 1 2 1 3, 4 1 4 2 4 3 एंड अगेन 9 1 9 2 9 3। इस तरह का हमारा सेट बनेगा। अब डिफरेंस क्या है कि जो एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में पीछे आ रहे थे, मतलब बाद में आ रहे थे हमारे पेयर के, वो एलिमेंट्स बी क्रॉस ए के पहले ही आ रहे हैं, ठीक है जी। तो इसी कारण से हम हमेशा ऐसा बोलते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। इसका एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि अगर लेट अस सपोज मेरे को ए क्रॉस बी का कोई भी एलिमेंट डिनोट करना है, दैट इज 1 4, तो 1 4 एक तरह से अब मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंगली देख रहा हूं, तो 1 क्या दिखाता है हमेशा, आगे वाला हमेशा पेयर का क्या दिखाता है, एक्स एक्सिस, पीछे वाला हमेशा क्या दिखाता है, वाई एक्सिस। तो बेटा एक्स एक्सिस में कितने कदम चले जा रहे हैं, 1, और वाई एक्सिस में कितने कदम चले जा रहे हैं, 4। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या बन गया, 1 4। इसी तरह से अगर मैं बी क्रॉस ए से 4 1 को देखूं तो एक्स एक्सिस में कितने कदम चले जा रहे हैं, 4, और वाई एक्सिस में कितने कदम चले जा रहे हैं, 1। तो दिस विल बी 4 1, ठीक है। तो आप देख सकते हो ना 1 4 वाला पॉइंट डिफरेंट था और 4 1 वाला पॉइंट डिफरेंट था। तो इसी कारण से इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं और इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे डिफरेंट हैं। तो एज अ रिजल्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी कभी भी बराबर नहीं हो सकता किसके, बी क्रॉस ए के। और इसी के साथ में आप ये भी बोल सकते हो कि अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर मैंने ए बी लिखा हुआ है ए क्रॉस बी से, और मैंने कोई ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है बी क्रॉस ए से, ये भी कभी भी बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। प्रॉपरली आपको समझ में आ गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं। देखो बेटा पूरे चैप्टर में हमने जितनी भी चीजें समझनी है ना, ये 21 की 21 चीजों में एक चीज तो पक्की है कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और वो बेसिक नॉलेज पहली 5 या 6 चीजें ही आपको दे रही है,
ठीक है। तो 6 चीजों को तो बहुत ही अच्छे से आपको सुनना है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने प्रॉपरली देख लिया कि कभी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना कैसे है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने के बाद वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा ऑल द रिलेशंस को। आपको ये भी समझ में आ गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का जब भी हम बनाते हैं और B क्रॉस A का जब भी हम बनाते हैं वो कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, वो कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। आपको ये भी समझ में आ गया कि वो बराबर क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। अब अगली चीज हम समझेंगे ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। याद रखना, लेट अस सपोज मैं A नाम के सेट और B नाम के सेट के बीच में रिलेशन बना रहा हूं। तो A नाम के सेट का रिलेशन और B नाम के सेट का रिलेशन जब भी कभी भी मैं बनाऊंगा तो उसको हम बंद करेंगे हमेशा एक पेयर में, और वो पेयर कहलाएगा ऑर्डर्ड पेयर। एग्जाम्पल के तौर पे लेट अस सपोज आपका रिलेशन आपके मासी जी के साथ में है। ऑब्वियसली है ना, क्यों? क्योंकि आपके मासी जी भी आपके मदर के सिस्टर हैं और आप अपने मदर के सन हो या डॉटर हो, ठीक है ना। तो इसीलिए आपका और आपकी मासी जी के बीच में रिलेशन है। तो बेटा एक चीज का हमेशा ख्याल रखना, रिलेशन हमेशा तभी स्टेब्लिश हो सकता है जब कुछ कॉमन हो। तो आपके और आपके मासी जी के बीच में क्या कॉमन है? आपके और आपके मासी जी के बीच में कॉमन है आपके मदर। तो इसी प्रकार हमेशा याद रखना, आप उन दो चीजों को कर्ली ब्रैकेट मतलब कर्व्ड ब्रैकेट के अंदर बंद कर सकते हैं जिनमें रिलेशन है। और रिलेशन किन में हो सकता है? रिलेशन बेटा उनमें हो सकता है जिनमें कुछ कॉमननेस हो, ठीक है। ओके, इसी प्रकार मैंने यहां पर क्या देखा कि 1 और 1 के बीच में मैंने ऐसे इनको कर्ल ब्रैकेट में बंद कर दिया, इसको हम ओपन ब्रैकेट भी बोलते हैं। मैंने 1 और 1 को कर्ल ओपन ब्रैकेट में बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि इनमें एक रिलेशन है। इनमें क्या रिलेशन है कि दूसरे वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट का स्क्वायर है, ठीक है। इसी प्रकार हमने देखा कि 2 और 4 को भी हमने कर्ल ब्रैकेट में, कर्ल ओपन ब्रैकेट में बंद कर दिया, क्योंकि इनमें भी एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कि सेकंड वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट का स्क्वायर है, ठीक है। तो अपने दिमाग में ये चीज सेट कर लेना कि जिन दो चीजों में रिलेशन होता है हम उन दोनों चीजों को ऐसे वाले ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और ऐसे वाले ब्रैकेट में लिखी गई दो चीजों के पेयर को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। आई होप सो इट इज वेरी क्लियर टू यू। कर्ल ओपन ब्रैकेट्स के पेयर में लिखी गई चीजों को हम बोलते हैं ओपन मतलब ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ओके, अब तीसरी चीज हम समझेंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होता है? इसके लिए हमें, क्योंकि यहां पर ट्रिपलेट आ गया ना, तो बेटा इसके लिए हमें 3 सेट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। मान लिया जाए सबसे पहला सेट है हमारे पास में ए नाम का 1 2 3, ओके। 2 वाला ही ले लेते हैं 1,2, नहीं तो बड़ा बन जाता है ना। अगर मेरे को किसी ने बोला कि A क्रॉस A फाइंड आउट करके बताओ, तो बेटा आप समझ लेना यहां पर मैं 3 सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट को करने वाला हूं। तो 3 सेट्स के जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को करेंगे तो होगा क्या? सबसे पहले मैं A क्रॉस A करूंगा। जब मैं A क्रॉस A करूंगा तो बनेगा क्या हमारे पास? 1 का पेयर बनेगा 1 के साथ में, अगेन 1 का पेयर बनेगा 2 के साथ में, अगेन 2 का पेयर बनेगा 1 के साथ में, अगेन 2 का पेयर बनेगा 2 के साथ में, ओके। अगर मैं A क्रॉस A का फिर दोबारा कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं 1,2 के ही साथ में, ठीक है, तो फिर क्या बन जाएगा? अब 1,1 विल बी रिलेटेड टू 1, दिस विल बिकम 1,1,1, 1,1 विल बी रिलेटेड टू 2, दिस विल बी इक्वल टू 1,1,2। 1,2 को हम 1 से करेंगे, 1,2,1, 1,2,2, 2,1,1, 2,1,1, 2,1,2, 2,2,1, 2,2,2, ठीक है जी। देख सकते हो आप कि यहां पर हमारे पास में 1,1 पहले 1 से रिलेटेड था, 1,1 फिर 2 से रिलेटेड है, 1,2 1 से रिलेटेड है, 1,2 2 से रिलेटेड है,
2,1 1 से रिलेटेड है, 2,1 2 से रिलेटेड है, 2,2 1 से रिलेटेड है, 2,2 2 से रिलेटेड है। आप इसके हर एक पेयर को ध्यान से देखिए, इसमें आपको दो नहीं, इसमें आपको तीन तीन चीजें दिखाई देंगी, ठीक है ना। जब हमने ऑर्डर्ड पेयर सीखा था तो उसमें हमारे पास में दो चीजें थी, जैसे 1,1 इज ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, और ये ऑर्डर्ड पेयर आया कैसे है, A क्रॉस B से आया है। उसी तरह से ये 1,1,1 क्या है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। और ये बेटा ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहां से आया है, ये तीन चीजों के कार्टेशियन प्रोडक्ट से आया है, ये तीन चीजों के कार्टेशियन प्रोडक्ट से आया है, याद रखना है इस बात को। अब एक छोटी सी बात हमारी मिस हो गई, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर बेटा कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये A नाम का जो सेट है इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 2। और अगेन दूसरे वाला जो सेट है जिसके साथ में मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा हूं उसमें भी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 2। तो जब मैं A क्रॉस A लिखूंगा तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 एंड 4। तो कभी भी जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं तो बेटा उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जितने एक सेट में हैं, मल्टीप्लाइड बाय जितने दूसरे सेट में है। तो मतलब A वाले में 2 थे, इसमें भी 2 थे, तो इसमें कितने हो गए, 2 क्रॉस 2 विच इज इक्वल टू 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपको ऑर्डर्ड पेयर भी समझ में आ गया, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट भी समझ में आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी समझ में आ गया। अब अगली बात, लेट अस सपोज आपको किसी ने बोला कि 1,2 एंड अगेन 1,2 में एक रिलेशन है, वो रिलेशन इस तरह का है कि उसमें फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है ना वो हाफ है सेकंड वाले एलिमेंट का, ठीक है ना, हाफ ऑफ सेकंड एलिमेंट, ठीक है ना। मतलब मान लिया जाए आपको किसी ने बोला कि एक रिलेशन बनाओ, मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर बनाओ जिसमें जो पहला एलिमेंट आप भरोगे वो दूसरे वाले एलिमेंट का आधा होगा। तो अब बनाना हमने जो रिलेशन है वो A वाले सेट को देखकर ही है, तो बेटा हम क्या बनाएंगे, इसमें रिलेशन हो सकता है 1,2, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 1,2 ही एकमात्र ऐसा सेट है इसके अंदर जिसमें पहले वाला एलिमेंट दूसरे वाले का क्या है, हाफ है। तो आप अब देख सकते हो ये 1,2 किसको बिलोंग कर रहे हैं, ये 1,2 बिलोंग कर रहे हैं A क्रॉस B। तो इसीलिए मैंने आपको बताया ना, जितने भी पॉसिबल रिलेशंस होते हैं किसी भी दो सेट्स के बीच में, वो किसके अंदर लाई कर रहे होते हैं, वो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर लाई कर रहे होते हैं। तो फॉर दैट रीजन हम हमेशा ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी हमारा रिलेशन होता है, जो भी हमारा रिलेशन होता है वो सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। एक और एग्जांपल हम इसके डिस्कस करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे कोई भी। मान लिया जाए आपको किसी ने दो सेट्स दिए, ठीक है ना, एक सेट है आपके पास 1,2 और बेटा दूसरा सेट है आपके पास 1,4। अब इनके बीच में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा बन गया 1,1 1,4, अगेन 2,1 2,4। आपको किसी ने बोला कि A और B में जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से है, that B is the square of A। मतलब ये उन्होंने रिलेशन डिफाइन कर दिया। क्या बोला उन्होंने कि जो B है ना वो स्क्वायर है किसका, A का। तो अगर मैं इस रिलेशन को लिखना चाहूं तो मैं किसको लिखूंगा, एक तो मैं इसमें लिख दूंगा 1,1, क्योंकि बेटा 1 भी 1 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। इसी तरह से मैं दूसरा रिलेशन क्या लिख दूंगा, दूसरा रिलेशन में लिख दूंगा 2,4, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 4, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देख सकते हैं ये 1,1 और 2,4 किसको बिलोंग करते हैं, A क्रॉस B को बिलोंग करते हैं। तो हम यहां से फिर से डिक्लेयर करके बोल सकते हैं दैट रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है ना। एक दो एग्जांपल्स इसलिए मैंने आपको बताई ताकि वहां पर एकदम दिमाग में डिटेक्ट हो जाए, भूले कुछ ना, ठीक है। ओके, अब फटाफट अगली चीज पे बढ़ते हैं, डोमेन। याद रखना हर वो चीज जिसका रिलेशन आप लिखना चाहते हो किसी दूसरे के साथ में, उसको हम बोलते हैं डोमेन, ठीक है ना।
मैथ्स के अंदर रिलेशन एंड फंक्शंस में डोमेन के दो मतलब होते हैं। एक मतलब तो ये होता है जिसका रिलेशन हम किसी दूसरे के साथ में लिखना चाहें वो डोमेन होता है, या फिर जिसको हम इनपुट करें वो भी डोमेन होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे लेट अस सपोज मैंने आपको बोला कि b जो है ना वो स्क्वायर होना चाहिए किसका, a का। तो मतलब मैंने a की जगह पर भरा 1, तो b की वैल्यू निकल कर आई अगेन 1। मैंने a की जगह पर भरा 2, तो b की वैल्यू निकल कर आई 2 मतलब 4। मैंने a की जगह पर भरा 3, तो b की वैल्यू निकल कर आई 9। तो आप देख सकते हो मैंने भरा किसको है, मैंने इनपुट क्या किया है, इन सबको, और मेरे को आउटपुट में क्या मिल रहा है, ये सब, ठीक है ना। तो आपको अब क्लियर हो गया कि डोमेन होता क्या है। इसी प्रकार अगर इस रिलेशन की मैं बात करूं तो हमारा डोमेन क्या होएगा, इस रिलेशन में हमारा डोमेन होएगा 1,2, और हमारा रेंज क्या होएगा, इसमें हमारा रेंज होएगा 1,4। जो चीजें हमें आउटपुट में मिली हैं, आउटपुट में मिली हैं वो कहलाएंगी रेंज, जो चीजें हमने इनपुट में दी हैं वो कहलाएंगी हमारी डोमेन। अच्छे से बात समझ में आ गई। ओके, अब ये जो रेंज होती है और ये जो डोमेन होती है, इन रेंज और डोमेन के अलावा एक तीसरी चीज भी होती है जिसको हम बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है। अब कोडोमेन क्या होता है इसको समझते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास में a नाम का एक सेट है। ये a नाम का सेट आपको दिया हुआ है 1,2, और b नाम का आपके पास में सेट है 1,4,9,16, ठीक है जी। तो आपसे किसी ने बोला कि a का रिलेशन b के साथ में इस तरह से है दैट b इज स्क्वायर ऑफ a। मान लो आपको किसी ने ये बोल दिया। अब रिलेशन लिखेंगे हम कैसे, हम इस तरह से रिलेशन लिखेंगे कि 1 किसके साथ में रिलेटेड है, 1 के साथ में, 2 किसके साथ में रिलेटेड है, 4 के साथ में। अब क्योंकि इनपुट डालने के लिए और कोई बचा ही नहीं तो हम और कुछ भी नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो अगर मेरे से कोई बोले डोमेन क्या है, तो मैं बड़ी ही सिंपली बोल दूंगा डोमेन है 1,2। अगर मेरे को कोई बोले रेंज क्या है, तो बेटा रेंज क्या है, जो हमें आउटपुट्स मिली हैं, आउटपुट्स क्या हमें मिली हैं 1,4। अगर हमें कोई बोले कोडोमेन क्या है, तो बेटा याद रखना ये जो डोमेन होता है ना ये हमेशा कौन से सेट को बिलोंग करता है, ए सेट को। ये जो रेंज होती है ये हमेशा कौन से सेट को बिलोंग करती है, बी सेट को। ये कोडोमेन क्या होता है, वो बाकी सारे के सारे बचे हुए एलिमेंट्स जो बी वाले सेट में रह गए हैं और जो इन्वॉल्व हो भी गए हैं, उन सारे के सारे सेट को हम बोलते हैं कोडोमेन। यानी कि ये बी वाला जो सेट है ना, ये पूरा का पूरा जिसमें चाहे हमारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो गए चाहे हमारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व नहीं हुए, वो किस में शामिल हो जाएंगे, कोडोमेन में शामिल हो जाएंगे। भूलना मत इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो कोडोमेन में यहां पर हम किसको लिखेंगे 1,4,9,16, ठीक है ना। अब अभी तक मैं आपको कोई भी सेट रिप्रेजेंट करके दिखा रहा था ये करली ब्रैकेट्स में, है ना। तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, है ना। हमारे पास में एक और फॉर्म भी होती है जिसके अंदर हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो होती है एरो डायग्राम्स वाली फॉर्म। मान लो ए वाले सेट को मैं कैसे लिख सकता हूं 1, 2, बी वाले सेट को मैं क्या लिख सकता हूं 1, 4, 9, 16। अब 1 किससे रिलेटेड है, 1 से रिलेटेड है, 2 किससे रिलेटेड है, 4 से रिलेटेड है। तो हम क्या बोलेंगे, डोमेन क्या है, डोमेन है 1,2। हम बोलेंगे रेंज क्या है, बेटा रेंज है 1,4। हम बोलेंगे कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है 1,4,9,6। तो कोडोमेन के अंदर वो सारा का सारा सेट आ जाता है, भले ही जिसके एलिमेंट्स रिलेटेड हैं, भले ही जिसके एलिमेंट्स रिलेटेड नहीं है। तो इससे आपको डोमेन भी समझ में आ गया,
आपको कोडोमेन भी समझ में आ गया, आपको रेंज भी समझ में आ गया, और कोई भी रेंज जो होती है वो मतलब कोई भी रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस बी का कैसे सबसेट होता है ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। ठीक है जी। अब इन बातों से एक बात आप और अपने दिमाग में बिठा सकते हैं कि जो रेंज है ना 1,4 वो किसका सबसेट है? कोडोमेन का सबसेट है। और हमेशा ये चीज वैलिड होती है कि जो भी हमारी रेंज होती है दैट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ व्हाट? बी सेट, यानी कि कोडोमेन। ठीक है जी, रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, तो 8th तक के सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए हैं। आई होप सो, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने जैसे कि आपको बताया था पहले 7-8 जो चीजें मैं आपको बताऊंगा ना ये बेसिक्स हैं। मतलब इन बेसिक्स को हम एक एक क्वेश्चन में 3-3, 4-4 बारी अप्लाई कर रहे होंगे, तो अगर हमारे बेसिक्स ही बेटा वीक हो गए ना तो मजा नहीं आएगा पढ़ने का। एक एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको फिर मुड़ मुड़ कर देखना पड़ेगा, पेजेस पलटा पलटा कर देखने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमसे किसी ने बोला कि मान लिया जाए एक सेट है ए नाम का और दूसरा सेट है बी नाम का। हमने इस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आए वो ए वाले सेट के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय बी वाले सेट के एलिमेंट्स आ गए। बताओ इन दोनों सेट्स के बीच में कुल मिलाकर हम कितने पॉसिबल रिलेशंस बना सकते हैं? ठीक है जी, तो इसका 1 वर्ड में मैं आपको आंसर दे रहा हूं क्लियरली। ध्यान से सुन लो इस बात को कि जितने भी पॉसिबल रिलेशंस हम बना सकते होते हैं, पॉसिबल रिलेशंस हम बना सकते होते हैं दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 2 की पावर ए वाले सेट के एलिमेंट्स मान लो वो p थे और बी वाले सेट के एलिमेंट्स मान लो वो q थे। ठीक है ना, याद रखना। मतलब अगर ए वाले सेट के अंदर p एलिमेंट्स हैं, मतलब p नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और b वाले सेट के अंदर q नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इनमें जो पॉसिबल रिलेशंस बन सकते हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ रिलेशंस जो बन सकते हैं वो कितने बनेंगे? 2 की पावर में p क्रॉस q। एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया जाए आपको किसी ने बोला कि a नाम का सेट है 1,2 और b नाम का सेट है I mean to say 1,4,9। a क्रॉस b हमें लिखना आता है। a क्रॉस b क्या होएगा? 1,1, 1,4, 1,9। a क्रॉस b के अंदर और एलिमेंट्स कौन से होंगे? 2,1, 2,4, 2,9। अब हो सकता है मैं इनमें रिलेशन बनाऊं, इन दोनों में हो सकता है मैंने जो इन दोनों में रिलेशन लिखा वो हमारे पास आ गया ये तीनों एलिमेंट्स का। हो सकता है हमारे पास जो रिलेशन है वो आ गया लास्ट वाले 2 एलिमेंट्स का। हो सकता है ये बीच वाले 2 एलिमेंट्स। ऐसे कर करके पता नहीं कितने रिलेशंस बन सकते हैं। तो कितने रिलेशंस बन सकते हैं? 2 की पावर में ए के अंदर कितने एलिमेंट्स थे? 2 मल्टीप्लाई बाय बी के अंदर कितने एलिमेंट्स थे? 3। दैट इज 2 की पावर में हम लिख देंगे 6। दीज आर द नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, समझ लिया तो कभी नहीं भूलेगा। ये बस फॉर्मूला एक छोटा सा याद रखना, 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये तो हमें पहले से ही पता है। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में हैं और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में हैं, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने होंगे? 2 क्रॉस 3। ये क्या आया? नंबर ऑफ रिलेशंस। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने होते हैं? 2 क्रॉस 3 दैट इज 6। 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास में नॉर्मली मल्टीप्लाई करके आ जाते हैं, मतलब 2 क्रॉस 3 करके ही आ जाते हैं। और नंबर ऑफ रिलेशंस हमारे पास में आते हैं, ये p क्रॉस q करके ही आ जाते हैं। नंबर ऑफ रिलेशंस हमारे पास में आते हैं 2 रेज़ टू पावर p क्रॉस q। ठीक है जी, ओके। रिलेशंस की सारी बातें खत्म हो गई। एक्चुअल में इन बातों के अलावा आपको एक भी नई बात की आवश्यकता नहीं है एनसीईआरटी के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब हम मूव करते हैं फंक्शंस के ऊपर। एक बात हमेशा याद रखना,
ये बहुत कम बच्चों ने एनालाइज किया होता है कि जो फंक्शंस होते हैं ना वो कुछ और नहीं होते, वो रिलेशंस ही होते हैं। आई मीन टू से किसी भी रिलेशन को मैं फंक्शन बोल सकता हूं अगर उस रिलेशन के द्वारा कुछ पैरामीटर्स अप्लाई किए जा रहे हैं, मतलब कुछ चीजें उस रिलेशन के ऊपर लग रही हैं, तो मैं उस रिलेशन को फंक्शन बोल सकता हूं। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं उनको ध्यान से समझ लेना, ठीक है जी। ओके, बोर्ड को हम एकदम क्लियर कर देते हैं, नई चीज हमारी शुरू होने जा रही है, फंक्शंस। बेटा मान लिया जाए आपको किसी ने बोला कि एक सेट है, अब मैं एरो डायग्राम वाला सेट बनाता हूं, ठीक है ना, बहुत बना लिए हमने रोस्टर फॉर्म वाले। हमें किसी ने बोल दिया कि एक सेट है, लेट अस से 1 2 3 4, और एक दूसरा सेट है 1 4 9 16 20, ठीक है जी। इसमें 1 जो है वो 1 से कनेक्टेड है, 2 जो है वो 4 से कनेक्टेड है, 3 जो है वो 9 से कनेक्टेड है, 4 जो है वो 16 से कनेक्टेड है, और ये जो लास्ट का 20 है ना, ये बेचारा किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो क्या ये फंक्शन है? क्या ये रिलेशन को मैं फंक्शन बोल सकता हूं? आंसर इज नो। रिलेशन फंक्शन तब बोला जाएगा जब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज रिलेटेड टू एनी ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है ना। तो पहली डेफिनेशन क्लियर हो गई, फंक्शन तब माना जाएगा जब बी वाले सेट का हर एक एलिमेंट कनेक्टेड होगा, कोई वेला नहीं बैठा होगा, ठीक है जी। अब अगली बात, मान लिया जाए आपको किसी ने बोला कि एक सेट है ए नाम का, ठीक है, 1 2 3 4, और दूसरा सेट है बी नाम का 1 4 9 16 एंड 20। इसमें 1 1 से कनेक्टेड है, 2 4 से कनेक्टेड है, 3 9 से कनेक्टेड है, एंड 2 16 से भी कनेक्टेड है, 3 20 से भी कनेक्टेड है। अब तो बी के सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो गए, पर ए का एक एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं हुआ। क्या मैं इसको फंक्शन बोल सकता हूं? आंसर इज नो, मतलब यस इट इज अ फंक्शन। क्यों इसको हम फंक्शन बोल सकते हैं? क्योंकि बेटा हर एक एलिमेंट बी का क्या है? कनेक्टेड है। तो यहां से आपने अपने दिमाग में एक रूल बना लिया कि हर उस चीज को हम फंक्शन बोल सकते हैं, हर उस चीज को हम फंक्शन बोल सकते हैं जिसके कोडोमेन का कनेक्शन तो है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि ए का भी कनेक्शन हो, ठीक है ना। कोडोमेन का कनेक्शन होना आवश्यक है, ए का कनेक्शन है या नहीं है वो कोई बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंस नहीं डालता। तो दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। अब बहुत सारे टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। अगली टाइप है, लेट अस सपोज आपको किसी ने बोला कि 1 2 3 4 इस तरह से है, 1 4 9 20 9 16 एंड 20 इस तरह से है। ये जो 1 है ना, ये इस 1 से भी कनेक्टेड है, ये इस 2 से भी कनेक्टेड है, 3 4 से कनेक्टेड है, 4 16 से कनेक्टेड है, एंड 3 9 से कनेक्टेड है, एंड 4 20 से भी कनेक्टेड है। क्या ये फंक्शन हो सकता है? आंसर इज नो, इट इज नॉट अ फंक्शन। अब फंक्शन की मैं सेकंड आपको डेफिनेशन बताने लगा हूं। हर वो चीज फंक्शन हो सकती है जिसके बी वाले एलिमेंट्स ए वाले एलिमेंट के किसी एक से ही कनेक्टेड हों, दो से कनेक्टेड ना हो। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे एक सिचुएशन ले लेते हैं। मान लो बी वाले के अंदर ना जितने भी मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं वो चिल्ड्रन हैं, ठीक है ना, और ए वाले के अंदर मैंने जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं वो मदर है। अब बेटा क्या ऐसा हो सकता है कभी भी कि एक ही चिल्ड्रन को बर्थ देने वाली 2 मदर्स हों? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता, तो ये फंक्शन भी नहीं है। अब ऊपर वाला आप देखो, ऊपर वाले में एक ही मदर के 2 चिल्ड्रन थे, दिस इज पॉसिबल। यहां पर 3 भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक ही मदर के 2 चिल्ड्रन थे, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो इसीलिए मैंने रिगार्ड किया दिस इज अ फंक्शन,
दिस इज अ फंक्शन। बट इसके अंदर हमने क्या नोटिस किया कि बी वाले के दो एलिमेंट्स की सिंगल मदर है, मतलब दो चिल्ड्रंस को बर्थ देने वाले सिंगल मदर है, दिस इज ओके। बट एक चिल्ड्रन को बर्थ देने वाले दो मदर्स हैं, दिस इज नॉट ओके, दिस इज नॉट ओके, दिस इज ओके एंड दिस इज ऑल्सो ओके। तो देयरफॉर दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो ये तीन एग्जांपल्स जो मैंने आपको बोली ना, इन एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझ में आ गया कि किस रिलेशन को फंक्शन बोलना है और किस रिलेशन को फंक्शन नहीं बोलना, ठीक है ना। तो फंक्शन डिक्लेयर करने से पहले हमें दो चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज का हमें ख्याल ये रखना है कि बी के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, बुक होने चाहिए, कोई वेला नहीं होना चाहिए। ए का वेला हो सकता है, बी का कोई भी वेला नहीं होना चाहिए। दूसरी बात का आपको क्या ख्याल रखना है, दूसरी बात का बेटा आपको यह ख्याल रखना है कि बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसी एक से ही कनेक्टेड हो, एक एलिमेंट से, वो कोई दो से ना कनेक्टेड हो जाए, ठीक है ना। तो इसी से ही आपने क्या कर लिया, आपने टोटल मतलब फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ रिलेशंस को समझ लिया। ऊपर वाली बातें तो आपने पहले ही समझ ली थी, ठीक है। अब फंक्शंस को हम समझेंगे विजुअलाइजेशन रूल के अकॉर्डिंगली। विजुअलाइजेशन रूल क्या होता है, फंक्शंस की ही इन टर्म्स में हम अब फंक्शन को समझेंगे, ठीक है। ओके, मान लिया जाए आपको किसी ने बोला कि एक फंक्शन है, ये है 2x के बराबर, एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैंने इजी लिया है। तो बेटा कोई भी फंक्शन हमें 2x उन्होंने दिया हुआ है। लेट अस सपोज हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, वो बिजनेस था पेंसिल्स बेचने वाला, ठीक है ना। हमें पता है कि हमने फर्स्ट डे में 2 पेंसिल्स बेची हैं, सेकेंड डे में 4 पेंसिल्स बेची हैं, मतलब जिस दिन से हमने काम शुरू किया उसके बाद हर दिन हमारी जो पेंसिल्स की सेल है वो क्या हो रही है, डबल हो रही है। मतलब इफ इट इज फर्स्ट डे तो हमारी पेंसिल्स की सेल 2 है, इफ इट इज सेकेंड डे तो हमारी पेंसिल्स की सेल सेकेंड डे इंटू 2 है, इफ इट इज थर्ड डे हमारी पेंसिल्स की सेल जोन सा दिन चल रहा होता है इंटू 2 होती है, ठीक है ना। लेट अस सपोज हमने ये अपने दिमाग में ये एक फंक्शन सा तैयार कर लिया और वो फंक्शन हमारा इस तरह से रिप्रेजेंट हुआ। अब आपको किसी ने बोला कि क्या ये फंक्शन डिफाइंड है, तो हम जवाब देंगे कि बेटा हमने नंबर ऑफ डेज को डिनोट कर दिया x से और पेंसिल्स सोल्ड को हमने डिनोट कर दिया f ऑफ x से, और हम इस f ऑफ x को बेटा y भी बोल सकते हैं, तो मैंने पेंसिल सोल्ड को y भी बोल दिया, ठीक है ना। तो एक तरह से मेरा ये जो f ऑफ x है, जब मैं फर्स्ट डे की बात करता हूं तो इट इज 2, जब मैं सेकेंड डे की बात करता हूं तो इट इज 4, जब मैं थर्ड डे की बात करता हूं तो इट इज 6। क्या रिपीट हो रहा है, कुछ नहीं। हर एक नंबर भरने के बाद मेरे को आउटपुट क्या मिलती है, कोई एक ही नंबर। सो दिस इज अ डिफाइंड फंक्शन, तो ये एक डिफाइंड फंक्शन है। तो आप अपने दिमाग में ये चीज बिठा लो कि हम इस तरह से किसी भी चीज का एक फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां तो पेंसिल्स बेचने वाले बिजनेस की बात हो रही थी, इस तरह से कोई भी दूसरी चीज का मैं एक फंक्शन बना सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1 kg ऑफ द मिल्क की कॉस्ट है 50 रुपीज, ठीक है ना। 2 kgs की कितनी हो गई, 100 रुपीज। 3 kgs की कितनी हो गई, 150 रुपीज, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने एक फंक्शन तैयार कर लिया कि जितने केजी मिल्क होगा उसको हम मल्टीप्लाई बाय 50 कर लेंगे, ठीक है। आई होप सो इट इज वेरी क्लियर। तो आपने फंक्शंस को अब विजुअलाइज भी करना सीख लिया, ओके। अब फंक्शंस के अंदर हम डोमेन को रीडिफाइन करते हैं हमेशा। अभी तक मैंने आपको डोमेन के विषय में क्या बताया था, जब मैंने आपको यहां पर डोमेन बताया था ना, मैंने आपको ये बताया था हर वो चीज जो आप इनपुट करते हैं वो कहलाएगी डोमेन, ठीक है। अब मैं अपनी बात को रीडिफाइन करता हूं कि फंक्शंस में हम डोमेन उसी को ही बोलेंगे जिसको डालने के बाद हमारा फंक्शन डिफाइंड रहे, हमारी वैल्यू नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी जैसी ना आए, ठीक है ना। तो मतलब हर वो फंक्शन हमारा डिफाइंड फंक्शन होना चाहिए, ऐसी डोमेन हम भरेंगे, ठीक है ना। तो
मॉडिफाइड डेफिनेशन ऑफ डोमेन आपको क्या बताती है? मॉडिफाइड डेफिनेशन बताती है, मॉडिफाइड डेफिनेशन आपको बताती है कि एट ऑल द पॉइंट्स इनपुट इन अ फंक्शन, for all the points input in the function, in a function, the function must be defined. एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपको किसी ने एक फंक्शन दिया है, ये फंक्शन है 2x + 3 अपॉन लेट अस सपोज 1x या फिर x -3। अब कुछ भी हो जाए, हम कभी भी ये नहीं चाहते कि डिनोमिनेटर में, कि बेटा डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, क्योंकि बेटा डिनोमिनेटर में 0 आने के बाद ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी कि इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है ना? तो हमारा फंक्शन डिफाइंड रहना चाहिए। तो मतलब मैं इसमें जो भी वैल्यूज डाल सकता हूं, मतलब जो मेरी डोमेन है वो किसके बराबर होगी? वो कोई भी रियल नंबर हो सकती है। अब 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, बिंदास डालो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बट जब आप 3 डालते हैं तो 3 - 3 विल बिकम 0। तो हमारी डोमेन जो है वो किसके बराबर होती है? जो भी हमने वैल्यूज डाली हैं उनमें कोई भी रियल नंबर हो सकता है बट एक्सेप्ट 3। ठीक है ना? तो ये हमारी हो गई डोमेन। इससे पहले जब मैंने आपको डोमेन बताया था ना, तब मैंने ये बात नहीं आपको बताई थी। तब मैंने आपको बताया था कि कुछ भी डालो वो डोमेन कंसिडर हो जाएगा। यस, रिलेशंस में वो डोमेन कंसिडर हो जाएगा, बट जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो हमारी डोमेन वो ही मानी जाती है जिसके लिए हमारा फंक्शन क्या हो? जिसके लिए हमारा फंक्शन हो डिफाइंड। ठीक है ना? दूसरा डोमेन हमारा नहीं माना जाता। ओके, इसके बाद रेंज। रेंज क्या होती है? जो हमें आउटपुट मिलती है। अब इसमें मैं 1 डालता हूं तो मेरे को आंसर के तौर पे मिलता है 2 + 3 दैट इज 5 अपॉन 1 - 3 दैट इज -2। ठीक है ना? दैट इज -2.5। ऐसे डिफरेंट नंबर्स डालने पर मेरे को डिफरेंट वैल्यूज मिलती हैं। अब वो वैल्यूज नेगेटिव भी हो सकती हैं, वो वैल्यूज पॉजिटिव भी हो सकती हैं। ठीक है ना? और वो वैल्यूज फ्रैक्शन में भी हो सकती हैं। तो मतलब मेरी जो रेंज है वो कोई भी रियल नंबर हो सकती है। ठीक है? तो रेंज मेरी कोई भी रियल नंबर हो सकती है। तो विद दिस हमने डिक्लेयर कर दिया कि रेंज आउटपुट है, वो डिपेंड करती है फंक्शन पे, पर जो डोमेन है वो तो हमारे हाथ में है ना, वो हमारे कंट्रोल में है, वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करती है। ठीक है जी? तो इसीलिए मॉडिफाइड डेफिनेशन ये डिक्लेयर करती है कि हमारी डोमेन क्या होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए वो फंक्शन क्या हो? डिफाइंड हो। ओके, इसके बाद 2 प्रकार के फंक्शंस इन जनरल एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले प्रकार के फंक्शंस होते हैं रियल फंक्शंस, दूसरे प्रकार के फंक्शंस होते हैं रियल वैल्यूड फंक्शंस। जिन फंक्शंस में हम जो नंबर इनपुट करते हैं, मतलब जो हम डोमेन देते हैं, वो भी एक रियल नंबर हो, और जो हमें आउटपुट के तौर पे मिलता है वो भी एक रियल नंबर ही हो, ऐसा फंक्शन कहलाता है रियल फंक्शन। ठीक है? तो बेटा रियल फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिस पर हम दें भी रियल नंबर, मतलब डोमेन इज ऑल्सो अ रियल नंबर। ठीक है जी? एंड रेंज इज ऑल्सो अ रियल नंबर। सच अ टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज रियल फंक्शन। ठीक है? और जितने भी फंक्शंस हम लोग पढ़ते हैं अपने रिलेशन एंड फंक्शंस में, वो रियल फंक्शंस ही होते हैं। अब रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं? मान लिए जाए आपकी क्लासरूम के अंदर आपका एक रोल नंबर है। लेट अस सपोज आपका नाम है अनन्या। ठीक है? आपका रोल नंबर है 15। तो दैट मीन्स आपने इनपुट क्या दिया है? अपना नाम। आपका नाम कोई नंबर थोड़े ना, आपने इनपुट दिया कोई अल्फाबेट्स, यानी कि अनन्या। आपको आउटपुट में क्या मिला? आपका रोल नंबर। वो एक रियल नंबर है। तो रियल वैल्यूड फंक्शंस कौन से होते हैं? जिनके अंदर हम जो वैल्यू डोमेन के तौर पे देंगे, हम जो वैल्यू बेटा डोमेन के तौर पे देंगे वो रियल नंबर हो ऐसा नेसेसरी नहीं है, पर जो हमें आउटपुट के तौर पे, रेंज के तौर पे मिलेगा वो एक रियल वैल्यू फंक्शन होना चाहिए। ठीक है ना? तो इसमें डोमेन जो है
वो नीड नॉट बी इक्वल टू रियल नंबर, बट रेंज जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू रियल नंबर। ठीक है जी, ऐसे को हम बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके, सारा का सारा चैप्टर हमारा डिस्कस हो गया। फंक्शंस के भी बारे में हमने डिस्कशन कर ली, रियल मतलब रिलेशंस के भी बारे में हमने डिस्कशन कर ली। अब बारी आती है भाई साहब ग्राफ्स पढ़ने की। ठीक है, प्रॉपरली एक एक ग्राफ बनाकर देखेंगे, उसकी डोमेन डिक्लेयर करेंगे, उसकी रेंज डिक्लेयर करेंगे। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, अब एंड आ गया और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है। ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा लेक्चर आपने बहुत बढ़िया से सुना, अब की बारी आप ग्राफ्स बना बना कर नहीं देख रहे हैं, कच्चे से मन से आप सुन रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, कंप्लीट होने के तादाद पे आ गए, बस 10 मिनट और लगेंगे और ग्राफ्स आपको आ जाएंगे। ओके, तो चलिए अब हम ग्राफ्स बनाने पे चलते हैं। ओके, बेसिकली हमारे पास में टोटल 6 ग्राफ्स हैं। ये 6 ग्राफ्स मैंने प्रॉपरली बनाए भी हुए हैं, बारी बारी से हम इसको समझेंगे। इन 6 ग्राफ्स में से बेटा याद रखना, पहले 3 ग्राफ्स तो ना बेहद सिंपल है। ठीक है ना, अगले 2 ग्राफ्स एवरेज हैं, लास्ट वाला ग्राफ थोड़ा समझने वाला है, क्योंकि आज से पहले कभी आपने सोचा भी नहीं वो ग्राफ। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन से। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ। बेटा आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? जब भी कभी भी हम जो वैल्यू इनपुट करें वो ही हमें एज अ आउटपुट मिल जाए, ऐसा फंक्शन होता है आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, तो बताने की मेरे को ज्यादा जरूरत है नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक फंक्शन है, ये फंक्शन x के बराबर है। अगर आप इस फंक्शन के अंदर 1 पुट करते हैं, अगर आप इस फंक्शन के अंदर 1 पुट करते हैं तो बेटा f ऑफ x की भी वैल्यू कितनी आती है 1। अगर आप इस फंक्शन में 2 पुट करते हैं तो f ऑफ x की भी वैल्यू कितनी आती है 2। ठीक है ना, जो नंबर आप पुट करेंगे वही आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। इसी तरह से अगर आप नेगेटिव भी पुट करते हैं तो उस फंक्शन की वैल्यू आती है -1। अगर आप -2 पुट करते हैं तो इस फंक्शन की वैल्यू आती है -2। ठीक है ना, तो ऐसे के फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, जब हमने 1 डाला तो आउटपुट में भी 1 मिला, जब हमने 2 डाला तो आउटपुट में भी 2 मिला, तो 1 2। तो इसका ग्राफ आपका बनेगा कुछ इस प्रकार से। याद रखना, मैं कोई भी ग्राफ अगर आपको बनवा रहा हूं, उन ग्राफ्स में जो इनपुट हम करते हैं वो हमेशा x एक्सिस पे आती है। ठीक है ना, मतलब x की वैल्यू हमेशा x एक्सिस पर आती है और y एक्सिस पर हमेशा क्या आता है, f ऑफ x, हमारा आउटपुट। तो दिस इज फॉर आवर इनपुट एंड दिस इज फॉर आवर आउटपुट। ठीक है जी, तो इसी कारण से इनपुट में तो एक तरह से हम कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं, तो आउटपुट में भी हमें क्या मिल सकता है, कोई भी रियल नंबर मिल सकता है। तो बेटा फॉर दैट रीजन हम क्या लिखेंगे, इसकी डोमेन है एनी रियल नंबर और इसकी बेटा रेंज भी क्या है, एनी रियल नंबर। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब लेट अस सपोज आपको किसी ने बोला कि एक फंक्शन है, ये फंक्शन 2 के बराबर है। ठीक है, तो मान लो आपने इस फंक्शन में x को 1 भरा तो भी आंसर क्या आएगा, 2। मतलब f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, 2। अगर आपने x को 2 भरा तो भी f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, 2। अगर आपने x को 3 भरा तो भी f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, 2। तो ऐसे में हमारा जो ग्राफ बनेगा, मतलब x इज दिस एंड f ऑफ x इज दिस, तो x की वैल्यूज हम डिफरेंट भर सकते हैं, परंतु आउटपुट के तौर पे हमें क्या मिलेगा, ओनली 2 ही मिलेगा। ठीक है ना, एक कांस्टेंट नंबर ही मिलेगा। ठीक है, सच अ टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है जी, कांस्टेंट फंक्शन में हमारी जो डोमेन होती है, हमारी जो डोमेन होती है वो कोई भी रियल नंबर हो सकती है, हमारी जो रेंज होती है वो कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकती है। ठीक है, तो हमने आइडेंटिटी फंक्शंस के बारे में समझ लिया, कांस्टेंट फंक्शंस के बारे में समझ लिया, ये एक्चुअल में बहुत इजी थे। ठीक है, अब तीसरे फंक्शंस के बारे में हम समझेंगे, दैट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, तो बेटा पॉलिनोमियल फंक्शन
पॉलिनोमियल फंक्शन को लिखते कैसे हैं? याद रखना, किसी भी फंक्शन में अगर x की पावर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो मतलब x की पावर चेंज होने वाले जो फंक्शन होते हैं पॉलिनोमियल ही तो होते हैं। जितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके सामने आती हैं वो सारे के सारे बेटा पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन को एक दो लेकर, मतलब इसके एक नहीं, मैं दो को ग्राफ्स इसके बनवा दूंगा ताकि कोई दिक्कत ना रहे। सबसे पहले हम बनाएंगे एक्स स्क्वायर का। मान लो आपको कोई फंक्शन देखने को मिला जिसमें हम जो वैल्यू पुट करते हैं वो x की जगह पर पुट करते हैं, पर जो आउटपुट मिलती है वो उसका स्क्वायर मिलता है, ठीक है ना। तो ऐसे में हमने नोटिस किया कि जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी तो f ऑफ x की प्लेस पर मेरे को मिला 1। जब मैंने x की वैल्यू 2 पुट करी तो f ऑफ x की प्लेस पर हमें मिला 4। ओके, इसी तरह से जब मैंने x की वैल्यू -2 पुट करी तो बेटा f ऑफ x की प्लेस पर फिर दोबारा 4 ही मिला, समझ रहे हो। जब मैंने x की वैल्यू -1 पुट करी तो f ऑफ x की प्लेस पर फिर दोबारा 1 ही मिला। तो मतलब मैं नेगेटिव नंबर अगर पुट करता हूं फिर भी आंसर में क्या मिलता है? पॉजिटिव ही मिलता है। तो इसका ग्राफ कैसे का बना? इसका ग्राफ कुछ ऐसे का मिला, ठीक है ना। आगे चलकर जब आपको कोनिक सेक्शंस पढ़ाया जाएगा ना, तब आपको पैराबोलाज के बारे में बताया जाएगा। यदि आप पढ़ चुके हो और रिवाइज करने आए हो वापस से तो आपको पता ही है इसके बारे में। तो पैराबोलाज कैसे होते हैं? जिसमें हमारी इनपुट वाली वैल्यूज कैन बी पॉजिटिव, दे कैन बी नेगेटिव, बट आउटपुट में हमें हमेशा क्या मिले? पॉजिटिव ही मिले, ठीक है जी। तो इसके अंदर हम डोमेन क्या लिखेंगे? हम डोमेन लिखेंगे कोई भी रियल नंबर, बट हमें रेंज क्या मिलेगा? ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स। ऐसे के फंक्शंस को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस, ठीक है। इसी की ही एक और हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको किसी ने एक फंक्शन दिया एक्स क्यूब। ये एक्स क्यूब में क्या है? मैं जब x को 1 पुट करता हूं तो f ऑफ x में मेरे को 1 ही मिलता है। मैं जब x को 2 पुट करता हूं तो f ऑफ x में हमें 8 मिलता है। अब देख सकते हो, इसमें 2 पुट करने पे 4 मिल रहा था, इसमें तो एकदम जंप ही हो गया, ठीक है ना। जब मैं x को 3 पुट करता हूं तो f ऑफ x में हमें 27 मिलता है। भाई साहब, इतना बड़ा नंबर। तो यहां से हमने ये डिक्लेयर कर दिया कि यहां नंबर हम थोड़ा सा ही बढ़ाते हैं पर f ऑफ x की वैल्यू एकदम ही जंप कर जाती है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। और अगर मैं यहां पर x की वैल्यू -1 पुट करता हूं तो f ऑफ x की भी वैल्यू यहां पर नेगेटिव ही आती है। मतलब माइनस का क्यूब करके हमारे पास नेगेटिव ही आता है। अगर मैं x की वैल्यू -2 पुट करता हूं तो f ऑफ x की भी वैल्यू हमारे पास -8 ही आती है। तो मतलब नेगेटिव पुट करने पे हमारी वैल्यूज भी नेगेटिव ही हो जाती हैं। तो मतलब यहां पर ऐसा हो जाता है। तो इसका ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बना। हाँ, इस ग्राफ में एक स्पेशलिटी है कि बहुत छोटा सा नंबर हम कम करें तो हमारी आउटपुट जो है वो बहुत भयंकर गिर जाती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमारी डोमेन क्या होएगी? एनी रियल नंबर। और हमारी रेंज क्या होएगी? अगेन एनी रियल नंबर। इसमें पॉजिटिव नहीं आएगा क्योंकि क्यूब है। क्यूब तो भाई नेगेटिव देने पर नेगेटिव ही दिखाता है, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ में हमने पॉलिनोमियल फंक्शंस को भी डिस्कस कर लिया। अब बारी आ चुकी है रैशनल फंक्शंस की, ठीक है। ओके, बेटा रैशनल फंक्शंस कौन से होते हैं? जिनके अंदर फ्रैक्शन होता है, मतलब p अपॉन q की फॉर्म के जो फंक्शंस होते हैं वो रैशनल फंक्शंस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपको किसी ने बोला कि एक f ऑफ x नाम का फंक्शन है जो कि 1 अपॉन x के बराबर है, ठीक है ना। तो इसमें जब आप x की वैल्यू को 1 रखते हैं तो f ऑफ x की वैल्यू बेटा आपको 1 ही मिलती है। जब आप x की वैल्यू को 2 पुट करते हैं तो f ऑफ x की वैल्यू देखो कम हो गई, ठीक है ना। 2 पुट करने पे f ऑफ x की वैल्यू 0.5 हो गई, ठीक है ना। तो इसमें वैल्यू जब आप बढ़ाते हो तो आपको आउटपुट क्या मिलती है? कम मिलती है, ठीक है ना। और इसी प्रकार मान लो आपने x की वैल्यू, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर क्या कम करते करते कभी 0 भी हो जाएगी? चेक करते हैं। मान लो आपने x की वैल्यू जो है ना वो 1000 पुट कर दी तो f ऑफ x की वैल्यू मालूम है आपको क्या आएगी? 0.0001,
जीरो नहीं हुई भाई साहब, वो कितनी हो गई, वो डेसिमल 0001 हो गई। तो मतलब एक चीज हमेशा याद रखना कि रैशनल फंक्शंस के जो ग्राफ होते हैं ना, वो कुछ ऐसे ग्राफ्स होते हैं, वो कभी जीरो नहीं होते, ठीक है ना। हाँ, कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, पर कभी भी वो जीरो नहीं होते। तो इसमें हमें खास तौर पे ध्यान रखना होता है कि इसमें जो डोमेन होती है वो तो कोई भी रियल नंबर हो सकती है, ठीक है ना। हाँ, नो डाउट हमें इसमें जो डोमेन भी भरनी है ना, उसमें कोई भी रियल नंबर हम भर सकते हैं एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि बेटा जीरो डालने पे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। मैंने ऑलरेडी आपको इस वाले पॉइंट में बताया है कि मॉडिफाइड डेफिनेशन हमें डिक्लेयर करके बताती है कि हमारी जो डोमेन है उस पर हमारा फंक्शन डिफाइन रहना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हमारी जो रेंज होती है, वो रेंज भी कोई भी रियल नंबर हो सकती है, बट एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़कर कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं हमारी रेंज। ऐसे के फंक्शंस होते हैं हमारे रैशनल फंक्शंस। अब अगले फंक्शंस को हमने डिस्कस करना है, जिनका नाम है मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन क्या होते हैं? मान लो अगर कोई बोले एफ ऑफ एक्स जो है वो मॉड ऑफ एक्स के बराबर है, ठीक है जी। मतलब किसी भी फंक्शन के अंदर बेटा अगर आपको मॉड मिल जाए ना, तो एक बात हमेशा याद रख लेना, इसकी वैल्यू प्लस एक्स भी हो सकती है और इसकी वैल्यू माइनस एक्स भी हो सकती है। समझ गए? मतलब इस फंक्शन को मैं प्रॉपरली कैसे लिख सकता हूं कि इसकी वैल्यू प्लस एक्स होएगी जब एक्स होगा ग्रेटर देन जीरो, इसकी वैल्यू माइनस एक्स होएगी जब एक्स होगा लेसर देन जीरो, ठीक है ना। ओके, इसमें ग्राफ कैसे बनाया जाता है? जब मैं वैल्यूज डालूंगा ग्रेटर देन जीरो तो मेरे को आउटपुट भी क्या मिलेगी? ग्रेटर देन जीरो। तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। जब मैं वैल्यूज डालूंगा लेसर देन जीरो, ठीक है ना, जब बेटा मैं वैल्यूज डालूंगा लेसर देन जीरो, मॉड्यूलस फंक्शन इतना शानदार फंक्शन होता है कि ये लेसर देन जीरो पर भी, मतलब नेगेटिव इनपुट डालने पर भी, ये हमें आउटपुट हमेशा क्या देता है? पॉजिटिव देता है। ये पॉइंट याद रखने वाला है, ठीक है ना। मतलब लेसर देन जीरो डालने पर भी ये आउटपुट हमेशा हमें पॉजिटिव ही देगा। अब आप बोलोगे सर लेसर देन के लिए तो आपने माइनस एक्स लिखा हुआ है। हाँ, जब इसको तोड़ा गया बिना मॉड के जब किया गया तो इसके अंदर प्लस भी रिजाइड कर सकता है और माइनस भी रिजाइड कर सकता है, ठीक है ना। बट एक्चुअल में मॉड्यूलस फंक्शन को अगर आप डिफाइन करने जा रहे हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव इनपुट डालने पर भी आपको जो आउटपुट मिलती है वो पॉजिटिव ही मिलती है। मैंने नेगेटिव इसलिए लिखा क्योंकि मैं इसको तोड़ रहा था, तोड़कर जब देखा गया तो इसमें नेगेटिव भी प्रेजेंट हो सकता है और पॉजिटिव भी प्रेजेंट हो सकता है। मतलब नो डाउट मैंने तो जो इनपुट दी है वो नेगेटिव ही दी है, ठीक है ना। मैंने जो इनपुट दिया वो नेगेटिव ही दिया, पर एज अ आउटपुट मॉड ने हमें रिटर्न में क्या दिया? पॉजिटिव। सच ए टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज मॉड्यूलस फंक्शन। तो बेटा मॉड्यूलस फंक्शन में डोमेन जो है वो तो कोई भी रियल नंबर हो सकती है, परंतु जो रेंज है वो कोई भी पॉजिटिव नंबर होगी। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था ये इतना इजी नहीं है। छोटी सी बात है, हम इनपुट में नेगेटिव ही दे रहे हैं, पर जो आउटपुट में हमें मिल पा रहा है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है जब वो मॉड में हम डालते हैं, ठीक है। अब लास्ट फंक्शन जिसको हम बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, नया फंक्शन है पर मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट बात समझने के बाद आपका रिलेशन एंड फंक्शंस खत्म हो जाएगा। ओके, सिग्नम फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं? दिमाग में बिठा लो भाई साहब, जब भी कभी भी आपको फंक्शन देखने को मिले मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ऐसा फंक्शन होगा सिग्नम फंक्शन। अब फिर दोबारा मैं आपको डिक्लेयर करके बता दूं कि ये मॉड को खोलकर हमें प्लस भी मिल सकता है और माइनस भी मिल सकता है। तो मैं इस फंक्शन को थोड़ा सुंदर तरीके से लिख देता हूं, ठीक है। कैसे? मॉड को खोलकर मान लो हमें मिला प्लस एक्स और नीचे तो एक्स ही रहेगा, तो प्लस एक्स कब मिलेगा? जब एक्स की वैल्यू हमने क्या भरी होगी? ग्रेटर देन जीरो। और जब x की वैल्यू लेसर देन जीरो है तब क्या मिलेगा? माइनस एक्स अपॉन एक्स। और जब x की वैल्यू हमने जीरो भरी है तब क्या मिलेगा? जीरो, ठीक है ना। तो x अपॉन एक्स विल बिकम 1, माइनस एक्स अपॉन एक्स विल बिकम -1, ठीक है ना। तो हमने ये नोट किया कि सिग्नम फंक्शंस के अंदर हम जो भी इनपुट कर रहे हैं, अगर वो इनपुट जीरो से बड़ी हैं तो हमें जो आउटपुट के तौर पे मिलेगा वो 1 मिलेगा,
ठीक है ना, हमें जो आउटपुट के तौर पे मिलेगा वो 1 मिलेगा, ठीक है। नो डाउट 0 के लिए 1 नहीं मिलेगा, तो 0 के लिए तो हमें 0 ही मिलेगा, ठीक है ना, 0 के लिए हमें 0 ही मिलेगा। तो यहां पर मैंने कोई भी इनपुट की है उसके अंदर मेरे को आउटपुट के तौर पे क्या मिला है, 1 मिला है। तो ये जो 1 है वो सबके लिए है बट नॉट फॉर 0, तो इसीलिए मैंने जो यहां पर होल लगाया ना, ये एम्प्टी होल लगाया, मतलब खोखला होल लगाया। 0 के लिए हमें क्या मिलेगा, 0, तो इसलिए मैंने यहां पर डार्क होल कर दिया। और अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज पुट करता हूं तो नेगेटिव वैल्यूज पुट करने पर मेरे को क्या मिलेगा, -1, ठीक है ना। तो यहां पर मेरे को -1 मिलेगा, दिस इज 1, यहां पर मेरे को -1 मिलेगा, तो उस -1 को मैं ऐसे लिखूंगा, मतलब 0 के लिए ये 0 है पर -1 के लिए मेरा माइनस ही है, ठीक है ना। तो यहां पर भी एम्प्टी होल है, यहां पर भी एम्प्टी होल है। क्यों एम्प्टी होल है, क्योंकि बेटा 0 के लिए तो 0 मिलना है ना, वहां -1 थोड़े ना हम मार्क कर देंगे, 0 के लिए 1 भी नहीं हम मार्क कर सकते क्योंकि 0 ही मिलना है। ओके, हाँ, अगर मैं इससे नेगेटिव कोई भी नंबर कर देता हूं उनके लिए नेगेटिव ही होते जाएंगे, मतलब -1 ही मिलेगा। अगर मैं इससे पॉजिटिव कोई भी नंबर कर देता हूं उसके लिए +1 ही मिलेगा। तो एक बार फिर समझ लीजिए, सिग्नम फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिनमें mod of x upon x होता है। इसमें फॉर 0 वी ऑलवेज हैव 0 एंड जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हम भरते हैं उनके लिए 1 मिलता है, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हम भरते हैं उसके लिए -1 मिलता है, ठीक है ना। अब इसकी डोमेन क्या हुई, हम तो कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव 0 दे सकते हैं ना, तो इसकी डोमेन हो गई हमारी रियल नंबर। बट इसकी रेंज क्या हो गई, इसकी रेंज हो गई या तो हमें इसमें -1 मिलेगा या फिर हमें 0 मिलेगा या फिर हमें 1 मिलेगा, ठीक है जी। प्रॉपरली आपको समझ में आ गया सारा का सारा रिलेशन एंड फंक्शंस। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम इसकी एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज समझते समय आपको कोई परेशानी नहीं आएगी यदि इसका एक एक पॉइंट आपने समझ लिया। दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच।